हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है आई विश आई कुड। आई विश आई कुड कब यूज करते हैं? जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि काश, काश मैं ये कर पाती, काश मैं कर पाती, ठीक है, काश मैं कर पाती, ऐसे बोलते हैं ना, काश मैं वहां जा पाती, काश मैं तुमसे मिल पाती, काश मैं इंग्लिश बोल पाती। तो ये काश वाले जो सेंटेंसेस है ना, इसके लिए बोलेंगे आई विश आई कुड प्लस V1 यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब बस ध्यान से देखना, पहला हमारा जो सेंटेंस है, काश मैं अपनी पुरानी कार को नए में बदल पाता। आप ये ऐसा सोच रहे हो, ऐसा हो नहीं रहा है, आप बस अपनी थिंकिंग बता रहे हो, काश मैं अपनी पुरानी कार को नए में बदल पाता, तो आप बोलोगे आई विश आई कुड। और उसके बाद मैंने बोला था V1 यूज करना है, तो रिप्लेस हमारा V1 है, रिप्लेस माई ओल्ड कार विद अ न्यू वन। ओके, आई विश आई कुड रिप्लेस माई ओल्ड कार विद अ न्यू वन। ओके, नेक्स्ट है, काश मैं उसका नाम याद रख पाता। आपको उसका नाम याद नहीं है, तो आप बोलो काश मैं उसका नाम याद रख पाता तो आज मुझे काम पड़ जाता है ना। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई विश आई कुड रिमेंबर हिज नेम। आई विश आई कुड रिमेंबर हिज नेम। ऐसी, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं वीडियो देख पाता, आई विश आई कुड वॉच दिस वीडियो। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो। ओके, प्रैक्टिस कर लेते थोड़े सेंटेंसेस के साथ। ज़्यादा सेंटेंसेस मैंने नहीं लाया है, थोड़े सेंटेंसेस है, लेकिन अगर आप इसे फ्रेम कर लेते हो ना, फिर इससे आप 20, 30, 100 सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हो, जो भी आप काश वाले सेंटेंसेस बोलते हो। तो अब से अपनी डेली लाइफ में जितने भी काश वाले सेंटेंसेस बोलोगे, काश मैं वहाँ जा पाता, काश मैं रोहन से मिल पाता, काश मैं तुम्हें कॉल कर पाता, मेरे पास फोन होता, तो है ना। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस आप ऐसे बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए हम इसकी एग्जांपल्स को करते हैं। काश मैं बेहतर गा सकता, गा सकता, गा पाता, गा सका, ऐसे वाले सेंटेंसेस। कुड तो जानते हो ना, कुड किस में लगते हैं? पास्ट में लगते हैं। कोई काम आप कर सके या कर पाए वाले सेंस में, है ना। तो काश मैं बेहतर गा सकता, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? काश के लिए आप आई विश का यूज कीजिएगा। आई विश आई कुड सिंग वेल का यूज कर सकते हो या बेटर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? आई विश आई कुड सिंग बेटर, काश में अच्छा बेहतर गाना गा पाता। ओके, नेक्स्ट है, काश में तर्क सुलझा पाता। तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट। ओके, तो काश में तर्क सुलझा पाता, सेटलमेंट कर पाता। ओके, सेटल कर पाता। तो हम इसे कैसे हम बोलेंगे? हम बोलेंगे आई विश आई कुड। काश मैं कर पाता, इसके लिए आई विश आई कुड आपको यूज करना है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? सुलझाने का काम हो रहा है, यानी कि सेटल करने का काम हो रहा। V1 हमारा सेटल हो जाएगा। क्या सुलझा पाता? तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट, द आर्ग्यूमेंट। एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है ना, इसीलिए द का यूज हुआ है। मैंने आर्टिकल वाली क्लासेस करवाया था। अगर आपको आर्टिकल सीखना है, आपको ये जानना है कि कहाँ पे द का यूज होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कब द का प्रोनाउंसिएशन द में किया जाता है, कब दी में किया जाता है। यहाँ पर दी में किया जाता है, क्यों? क्योंकि वॉवल से पहले द आता है, ठीक है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन दी में निकलता है, ठीक है। तो आई विश आई कुड सेटल द एग्रीमेंट। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। अगर आर्टिकल्स आपको सीखना है तो आप वीडियो सेक्शन में जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको वहां पर हमारी आर्टिकल्स वाली वीडियो मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में भी आप सर्च करोगे ना तो वहां भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, काश मैं इस सब के दौरान शांत रह पाता। मतलब कोई झगड़ा चल रहा है और आप बोल रहे हो काश मैं वहां पर शांत रह पाता। आप शांत रह पाए नहीं हो, आप ऐसा घर आके बोल रहे हो कि मेरे बोलने से वहां मामला बिगड़ गया। काश मैं खुद को शांति से रख पाता, मैं उस आर्ग्यूमेंट में शांत रह पाता, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है। तो आई विश आई कुड आपको यूज करना है। पहले हम बोलेंगे आई विश आई कुड, काश मैं कर पाता, इन सब के दौरान शांत रह पाता, यानी कि शांत रहना यानी कि रिमेन काम, है ना, रिमेन काम। कब? इस सब के दौरान, दौरान यानी कि ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस। ओके,
तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विश आई कुड रिमेन काम ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस, मतलब काश इस सबके दौरान में शांत रह पाता। नेक्स्ट है काश मैं बाहर खेल सकता, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विश आई कुड, आई विश आई कुड, मैं बाहर खेल पाता, खेलना यानी कि प्ले आउटसाइड, है ना, इजी है ना, बहुत इजी है। लेकिन अब बताइए आप इससे काफी सारे सेंटेंसेस अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बना सकते हो ना। यस लिख दीजिए अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको ये क्लियर हो गए। अब ऐसे जो भी आपको सेंटेंसेस बोलने हो, काश मैं उससे बात कर पाता, आई विश आई कुड टॉक टू हर, काश मैं उससे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट हिम, काश मैं उसे कॉल कर पाता, आई विश आई कुड कॉल हिम। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। काश मैं गदर मूवी देख पाता, तो आप कैसे बोलोगे, आई विश आई कुड वॉच गदर मूवी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं ना। तो चलिए अब आगे तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है आई थिंक आई शुड। आई थिंक आई शुड का मतलब होता है कि मुझे लगता है कि, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे लगता है कि रोहन आज नहीं आएगा, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। तब ऐसे सेंटेंसेस भी आप बहुत बोलते हो ना, मुझे लगता है कि, उसके बाद आपको V1 यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट यूज करना। बहुत ही आसान आपके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान। ये भी पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। शुड हमने लगा दिया, शुड एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है और मॉडल वर्ब हमारा पॉसिबिलिटी पे शो करता है। नेक्स्ट है मुझे लगता है कि मुझे अपने पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, मुझे अपने पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। आप ऐसे बोलो, मुझे लगता है कि मुझे खुद से अपने पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो आप बोलोगे आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस माई रीडिंग, ठीक है, पढ़ने का यानी कि रीडिंग करने का अभ्यास करना चाहिए। आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस माई रीडिंग। मुझे लगता है कि एक अध्ययन समूह में शामिल होना चाहिए, मुझे एक अध्ययन समूह में शामिल होना चाहिए, यानी कि अध्ययन यानी कि स्टडी होता है, समूह यानी कि ग्रुप होता है। तो हम बोलेंगे आई थिंक आई शुड ज्वाइन अ स्टडी ग्रुप, आई थिंक आई शुड ज्वाइन अ स्टडी ग्रुप। ओके, चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। थोड़े आसान वाले सेंटेंसेस बना ले, मैंने डायरेक्ट हार्ड वाले सेंटेंसेस आप लोगों को दे दिया। चलिए अब इसे फ्रेम करते हैं। मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द इसे संभालना चाहिए, मतलब मामला पूरा बिगड़ गया है, मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे संभालना चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे, मुझे लगता है कि, यानी कि आई थिंक आई शुड, मुझे लगता है। देखिए मुझे लगता है, इसके लिए आई थिंक का हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चाहिए भी आ रहा ना, दैट्स वाई हमने यहाँ पर शुड का यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर आई शुड क्यों, क्योंकि मुझे, मेरे बारे में बात किया जा रहा है। उसे बोलते तो ही का यूज करते, गर्ल की बात करते तो सी का यूज करते। ओके, तो ये आपके चेंज हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। चाहिए के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शुड का यूज किया है। तो आई थिंक आई शुड, मुझे लगता है कि, आई थिंक आई शुड, मुझे जल्द से जल्द इसे संभालना चाहिए, मुझे संभालना चाहिए, यानी कि आई शुड हैंडल दिस। जल्द से जल्द यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई थिंक आई शुड हैंडल दिस एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि मुझे लगता है कि मुझे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, जल्द से जल्द संभालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मुझे लगता है मुझे खुद को समझाना चाहिए, खुद को। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई थिंक आई शुड explain myself, ठीक है, मुझे खुद को समझाना चाहिए, myself। ऐसे अगर आप बोल सकते हो, मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई थिंक आई शुड स्टडी। ओके, आई थिंक आई शुड स्टडी, मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई थिंक आई शुड गो टू स्कूल। मुझे लगता है कि मुझे रोहन को कॉल करना चाहिए, आई थिंक आई शुड कॉल रोहन। मुझे लगता है कि मुझे इस मूवी को देखना चाहिए, आई थिंक आई शुड वॉच दिस मूवी। मुझे लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस।
मुझे खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस माई सेल्फ। ओके, तो अब आप ऐसे सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो ना। बस क्या यूज करना है आपके सेंटेंसेस में, मुझे लगता है उसके लिए आई थिंक का यूज करोगे। देन आप चाहिए के अकॉर्डिंग आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में आप एडवाइस की बात करो, इसीलिए आई शुड का यूज करें, क्योंकि खुद के बारे में बात करो इसलिए आई शुड का यूज किए। उसके बाद आप V1 यूज कीजिए, अदर वर्ड्स यूज कीजिए, आपका सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके नेगेटिव की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतनी शिकायत करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है, तो अभी लगता है आई थिंक, मुझे नहीं लगता है आई डोंट थिंक। ओके, क्या यूज करेंगे हम बोलेंगे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है आई डोंट थिंक। और यहाँ पर मुझे और चाहिए के अकॉर्डिंग आई शुड का यूज कर देंगे, आई शुड इतनी शिकायत करनी चाहिए, यानी कंप्लेन सो मच का यूज कर देंगे, V1 यूज करेंगे ना, कंप्लेन सो मच, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतनी कंप्लेन करनी चाहिए, इतनी शिकायत करनी चाहिए, आई डोंट थिंक आई शुड कंप्लेन सो मच। मुझे नहीं लगता है कि मुझे और पैसे उधार लेने चाहिए, इसे कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई डोंट थिंक आई शुड, I don't think I should borrow more money, और पैसे उधार लेने चाहिए। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई डोंट थिंक आई शुड बोरो मोर मनी, मुझे नहीं लगता है कि मुझे और पैसे उधार लेने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो आई को हटाकर यू शुड हम यूज कर देंगे, आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर। मुझे नहीं लगता है कि उसे यहाँ आना चाहिए, आई डोंट थिंक ही शुड कम हेयर। ओके, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट अपने चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप आई को चेंज करके ही, शी, यू, बी, दे कुछ भी यूज कर सकते हो। देन आप शुड का शुड ही रहेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ शुड ही यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है, शुड समझ में आ गया। चलिए, मतलब ये एक स्लाइड आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूज बिफोर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर यूज की बात ना ऑफ का यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे साउंड करते हैं, ठीक है, ऑफ का यूज कीजिएगा, देयर इज नो यूज ऑफ, ठीक है, बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। ऑफ है हमारा प्रीपोजिशन, इसीलिए यहाँ पर बिफोर यूज किया गया है आईएनजी विद वर्ब का, क्योंकि हमने सीखा है कि जब भी बात करो प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला एक्शन हमेशा फोर्थ फॉर्म में लिखा जाता है। तो इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो हम बोलेंगे देयर इज नो यूज, यहाँ पर ऑफ का यूज कीजिएगा, ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, देयर इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। पछताने का कोई फायदा नहीं है, तो हम बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग। रिपेंट होता है पछताना, यानी कि रिपेंटिंग, देयर इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग। बोलने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग। सुनने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ लिसनिंग। सोने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ स्लीपिंग। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। ओके, बना सकते हैं ना। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर मैंने ऑफ का यूज क्यों किया है आपको पता है, ये वाला मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देयर इज नो यूज का मतलब हुआ कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑफ क्यों मैंने यूज किया, क्योंकि आप यहाँ पर गौर कर सकते हो, यहाँ पर का वर्ड का यूज किया गया है ना, बोलने का, है ना, तो का के लिए हमने ऑफ का यूज किया, देन बोलने के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हो कि ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस था लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ, देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग, देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग। ऐसे भी बोल सकते, अब लिखने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग नाउ। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। आप मेरे साथ बनाते भी चलो। नेक्स्ट है सोचने का कोई फायदा नहीं है, सोचने का कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपने देयर इज नो यूज ऑफ का यूज किया ना, यहाँ पे हम देयर को रिप्लेस करके इट का भी यूज कर सकते हैं, इट्स नो यूज ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में वैसे ही आपको बना कर दिखाती हूँ, ठीक है। सोचने का कोई फायदा नहीं है, आप ये सेंटेंसेस को ऐसे ही बना सकते हो, इट इज
नो यूज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। या फिर आप इट इज का कॉन्ट्रैक्ट करके भी आप लिख सकते हो, इट इज का कॉन्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं इट्स, ओके। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट्स नो यूज ऑफ थिंकिंग। इसका भी मतलब हुआ सोचने का कोई फायदा नहीं है। तो देयर इज यूज करो या इट इज यूज करो, दोनों ही सही है, ठीक है। कई बार आपको इट इज का भी देखने को मिलेगा तो वो भी ठीक है और देयर इज भी ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज कीजिए। नेक्स्ट है रोने का कोई फायदा नहीं है। रोने का कोई फायदा नहीं है कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ, देयर इज नो यूज ऑफ वीपिंग। अब यहाँ पर बोलोगे मैम क्राइंग का भी तो यूज होता है ना, रोने के लिए क्राइंग का भी यूज होता है और वीपिंग का भी तो यूज होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि क्राइंग का यूज करना है या वीपिंग का यूज करना है? तो ध्यान दीजिए, क्राइंग और वीपिंग के में क्राई और वीप में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्राई का मतलब भी होता है रोना, ठीक है, क्राई का मतलब भी होता है रोना और वीप का मतलब भी होता है रोना। लेकिन फर्क क्या है? जब बच्चे रोते हैं, जब बच्चे रोते हैं तो जानते किसी चीज को पाने के लिए वो रोते हैं, तो वो चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते भी हैं और रोते भी हैं। तो वहां पे यूज करोगे आप क्राई, मतलब आप रो भी रहे हो साथ में चिल्ला भी रहे हो तो वहां क्राई यूज करना। लेकिन बड़े लोग रोते हैं तो वो सिसकते हैं, सिर्फ आवाज नहीं निकलता है, आंखों से आंसू निकलता है, सिसकते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलता है, तो वहां पे यूज होगा वी। यानी कि आप चिल्ला चिल्ला के अगर रो रहे हो तो वहां क्राई का यूज करना, और सिसक सिसक कर बिना आवाज किए रो रहे हो, सिर्फ आंसू निकल रहा है, तो वहां पे आप वीप का यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है रुकने का कोई फायदा नहीं है। कैसे बोलेंगे? रुकने का कोई फायदा नहीं है, तो हम बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ स्टेइंग, स्टेइंग। या फिर अगर आप बोलो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर आपने लगा दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ स्टेइंग हियर। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है ना। अब आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत बना सकते हो, जब भी आपको बोलना हो कोई फायदा नहीं है तो आप इट इज नो यूज का यूज करो, या फिर देयर इज नो यूज ऑफ का भी यूज करना, ठीक है। ऑफ के बाद ही बिफोर यूज करना, क्योंकि आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में का यूज हो रहा है और का रहेगा, यानी कि ऑफ का यूज आपको करना होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सारे मैं स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ, बोली हूँ ना कि 2000 सेंटेंसेस आप बना सकते हो। बिल्कुल, इतने सारे स्ट्रक्चर्स है ना, अगर आप सभी को मिलाकर बनाओगे ना आराम से आप 2000 प्लस सेंटेंसेस खुद से आज के आज बना सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा है इट्स टू बैड दैट। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंसेस। इट्स टू बैड दैट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यह बहुत बुरा है, यह बहुत बुरा है। यानी कि किसी पर्सन को हम नहीं बोल रहे कि यह बहुत बुरा है, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये बहुत बुरा हुआ कि उसकी नौकरी चली गई, ये बहुत बुरा है कि उसके साथ ये घटना हो गई, ठीक है। मतलब किसी को सिंपैथी दे रहे कि ये बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें चोट लग गई, ये बहुत बुरा हुआ कि तुम एग्जाम में फेल हो गए, तो ये बहुत बुरा हुआ कि ऐसा हम बोल रहे हैं ना, इसके लिए इट्स टू बैड दैट का यूज करेंगे, प्लस आपका जो अदर सेंटेंसेस बचते हैं वो बना देंगे, ठीक है। सेंटेंसेस देखिए, यह बहुत बुरा है कि आपने अपनी नौकरी खो दी, तो हम बोलेंगे इट्स टू बैड दैट शी लॉस्ट हर जॉब, उसने अपनी नौकरी खो दी, ठीक है। इट्स टू बैड दैट शी लॉस्ट हर जॉब, ये हम किसी को सिंपैथी देते हैं तब ऐसा हम यूज करते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। यह बहुत बुरा है कि आपको जाना है, इट्स टू बैड दैट यू हैव टू गो, ठीक है। नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, जाना क्या है? नेसेसरी। और जब भी नेसेसरी की बात करोगे वहां पे यूज करना हैव टू, हैज टू प्रेजेंट में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, इसे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यह बहुत बुरा है, हम समय पे वहां नहीं पहुंचेंगे। यह बहुत बुरा हुआ कि हम समय पे वहां नहीं पहुंचेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे यह बहुत बुरा है? इसके लिए हम यूज करेंगे इट्स टू। यह बहुत बुरा है या यह बहुत बुरा हुआ कि, दोनों एक ही है, ओके। तो हम बोलेंगे
इट्स टू बैड दैट, इट्स टू बैड दैट, यह बहुत बुरा हुआ कि हम समय पे वहां नहीं पहुंचेंगे, यानी कि वी वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट, ओके, विल नॉट भी यूज कर सकते हो, वॉन्ट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फ्लुएंसी लानी है इंग्लिश में तो आप कॉन्ट्रैक्शन में यूज करो, वॉन्ट का यूज करो, ठीक है। यू वॉन्ट बी देयर ऑन टाइम, देयर ऑन टाइम, यह बहुत बुरा हुआ कि हम वहां समय पे नहीं पहुंचेंगे, इट्स टू बैड दैट वी वॉन्ट बी देयर ऑन टाइम, यह बहुत बुरा है कि बारिश होने वाली है, यह बहुत बुरा है कि बारिश होने वाली है, तो हम बोलेंगे इट्स टू बैड दैट, इट्स टू बैड दैट, यह बहुत बुरा है कि इट्स टू बैड दैट बारिश होने वाली है, यानी कि इट्स, देखिए इसके लिए आप दो वर्ड का यूज कर सकते हो, या तो बारिश की उम्मीद आपको लग रही है ना, बारिश होने वाली है यानी कि उम्मीद हो रही है आपको, तो इसके लिए आप इट्स सपोज्ड टू रेन का भी यूज कर सकते हो, सपोज्ड टू रेन, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सपोज्ड टू का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप अबाउट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अबाउट टू रेन का भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो इट्स टू बैड दैट इट्स सपोज टू रेन, या फिर इट्स टू बैड दैट इट्स अबाउट टू रेन, ओके। अबाउट का मतलब भी होता है बारिश होने वाली है, सपोज टू का मतलब भी होता है होने वाली है, उम्मीद है इसकी, ठीक है, होने की उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह बहुत बुरा है कि उसे चोट लगी है, यह बहुत बुरा है कि उसे चोट लगी है, तो हम बोलेंगे इट्स टू बैड दैट, इट्स टू बैड दैट, यह बहुत बुरा है कि इट्स टू बैड दैट उसे चोट लगी है, यानी कि शी देखिए यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर है वर्ड का मैंने यूज किया है, लेकिन ये क्या पास्ट के आपके लग रहे हैं, यहाँ पर है नहीं होगा, ठीक है। यह बहुत बुरा है कि उसे चोट लगी, यानी कि उसे लग गई है ना चोट, अभी थोड़ी लग रही है, जब आप बोल रहे तभी थोड़ी ना लग रही है, लग चुके हैं, यानी कि पास्ट में उसे चोट लग चुकी है, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हो, यानी कि पास्ट में गॉट वर्ड का यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे हर्ट, ओके। यह बहुत बुरा है कि उसे चोट लगी, इट्स टू बैड दैट शी गॉट हर्ट, ओके। यह बहुत बुरा हो कि आपको समझ में नहीं आता है, तब जो भी मैं समझाती हूँ समझ नहीं आता, ये बहुत बुरा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इट्स टू बैड दैट, इट्स टू बैड दैट, यह बहुत बुरा है कि आपको समझ में नहीं आता है, यानी कि यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यह बहुत बुरा है कि, यानी कि इट्स टू बैड दैट, क्लियर है। अब इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, यह बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स टू बैड दैट यू फेल्ड, ठीक है। यह बहुत बुरा हुआ कि वह आज नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे इट्स टू बैड दैट ही वॉन्ट कम टुडे, ओके। तो इस तरह से आप बनाना, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट हैज हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा सेंटेंस समझ में आ रहा है, ये हमारा सेंटेंस पास है वाला सेंटेंस है। जब भी आप अपने सेंटेंसेस में हैज हैव देख लेना, या फिर अगर आपको ऐसे बोलना हो मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलने हो ना, तो वहाँ पे या आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज करना, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के साथ हैव का यूज करना, आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। जैसे हम लोगों के पास एक कार है, वी हैव अ कार, उसके पास एक कलम है, ही हैज अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आपके पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल, राम के पास एक घड़ी है, राम हैज अ मोबाइल, राम हैज अ वॉच, मेरे पास एक बॉटल है, आई हैव अ बॉटल, मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, या फिर रिया के पास बहुत सारे पैसे हैं, रिया हैज अ लॉट ऑफ मनी, ओके। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, फिर अब जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपको वैसे बोल बोल के प्रैक्टिस भी करना है, ओके। उस लड़की के पास अंगूठी है, तो
तो हम कैसे बोलेंगे, उस लड़के यानी कि दैट बॉय, हम बोलेंगे दैट बॉय हैज अ रिंग, हैज अ रिंग, उस लड़के के पास अंगूठी है, दैट बॉय हैज अ रिंग। सीता के दो पुत्र है, यानी कि हैज हैव का यूज वहां किया जाता है जहां पर आपका अधिकार होता है, जहां पर आपका पोजीशन होता है। जिस चीज पे भी आपका अधिकार होगा ना, वहां पर हैज हैव लगाएंगे, चाहे वो मेरे भाई क्यों नहीं हो। मेरे एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, ओके। तो यहाँ पर भाई पे मेरा अधिकार है, मेरा भाई है ना, तो वहां पर हैज हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीता के दो पुत्र है, तो सीता के पुत्र है यानी कि सीता का अधिकार है, तो हम बोलेंगे सीता हैज टू सन्स। तो भले आपके सेंटेंसेस में पास होने की बात नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन शो हो रहा, तो यहाँ पर हैज हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, उन लोगों के पास एक मकान है, उन लोगों के पास एक मकान है, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दे हैव अ हाउस, दे हैव अ हाउस, उन लोगों के पास एक मकान है, दे हैव अ हाउस। लड़कों के पास एक गेंद है, तो हम बोलेंगे द बॉयज, एक नहीं, द बॉयज नहीं यूज करेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे बॉयज, बॉयज हैव अ बॉल, बॉयज हैव अ बॉल, लड़कों के पास गेंद है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं, ये तो क्लियर है, ये आप लोगों को पता होंगे। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट इज एम आर हैबिचुएटेड टू बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। हैबिचुएटेड टू का यूज करते हैं जब आपको एक अच्छी वाली आदत होती है, ठीक है, अच्छी वाली आदत, ठीक है, एक अच्छी वाली आदत होती है, एक बुरी वाली आदत होती है। ये मैंने जो 15 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था ना, वहाँ मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया था। अगर आपको अच्छी वाली आदत बतानी हो तो हैबिचुएटेड टू का यूज़ करो, अगर बुरी वाली लत बतानी हो, यानी कि उसे स्मोकिंग की लत है, आदत है, यानी कि वो तो बुरा चीज़ है ना, तो वहाँ पे एडिक्टेड टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हैबिचुएटेड टू यानी कि अच्छी वाली आदत, वह इंग्लिश बोलने की आदी है, यानी कि उसे इंग्लिश बोलने की आदत है, तो हम बोलेंगे ही इज हैबिचुएटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज हैबिचुएटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने एक बात आपको क्लियर कराया था उस समय, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आता है, क्या मैंने बोला, हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज टू, हैव टू, अबाउट टू, या फिर इज एम आर टू, इन सब के साथ अगर आपका टू आता है तो उसके बाद हमेशा V1 यूज कीजिएगा। लेकिन हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, ये सब क्या है, ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ठीक है, ये सब वर्ड है। उसके बाद अगर आपका टू आता है तो वो टू एज अ प्रेपोजिशन की तरह वर्क करता है, उसके बाद हमेशा V4 यूज करना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 यूज होता है, ओके। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ही इज हैबिचुएटेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाय पीने की आदत हूँ या आदी हूँ, यानी कि मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग टी, ओके। नेक्स्ट, वह पढ़ने के आदी है, यानी कि उसे पढ़ने की आदत है, तो हम बोलेंगे ही इज हैबिचुएटेड टू रीडिंग, उसे पढ़ने की आदत है, वो पढ़ने के आदी है, तो हम बोलेंगे ही इज हैबिचुएटेड टू रीडिंग। नेक्स्ट है, रिया गाने की आदी है। कई बार आप देखोगे ना, टू के बाद V4 ना यूज करके V1 भी यूज होता है, V1 भी यूज होता है, लेकिन मैं आपको करेक्ट बताऊं तो V1 यूज मत करना, V4 यूज करना, वो करेक्ट होता है, ठीक है। तो रिया गाने की आदी है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिया इज habituated to, Riya is habituated to singing a song, रिया गाना गाने की आदी है। तुम अखबार पढ़ने की आदी हो, तुम अखबार पढ़ने की आदी हो, हम बोलेंगे you are habituated to reading newspaper, तुम अखबार पढ़ने की आदी हो, यू आर हैबिचुएटेड टू रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके। नेक्स्ट है, वो नाचने के आदी है,
मतलब उसे आदत है नाचने की, वह नाचने की आदी है। ये सेंटेंसेस फ्रेम करना आप और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। तो अभी आप फ्रेम करो और इसका आंसर कमेंट में दो, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट शुड हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। जब भी हम बात कर देते हैं शुड हैव के बाद V3 की, तो हमारा सेंटेंस में आ जाता है चाहिए था। मतलब हमें एडवाइस दे रहे कि तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था, तुमने बोला नहीं है। तुम्हें एक जॉब कर लेनी चाहिए थी, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, तुम्हें बात करनी चाहिए थी। यानी कि पास्ट में आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं था। ओके, तो तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन, शुड हैव के बाद V3। तुम्हें उसे बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड हिम। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव रेड। रीड में थर्ड फॉर्म कर देंगे तो रेड। यू शुड हैव रेड। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें मूवी देखना चाहिए था, तुम्हें यह मूवी देखना चाहिए था। यू शुड हैव वॉच दिस मूवी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा। उसे आना चाहिए था तो हम कैसे बोलेंगे? उसे आना चाहिए था, हम बोलेंगे ही शुड हैव। ही शुड हैव। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कम ही होती है, ठीक है। पापा को काम करना चाहिए था तो हम बोलेंगे फादर। फादर शुड हैव। फादर शुड हैव done the work. Done the work. पापा को काम करना चाहिए था। राहुल को पढ़ना चाहिए था, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे राहुल। राहुल शुड हैव स्टडीड। राहुल शुड हैव स्टडीड। राहुल को पढ़ना चाहिए था। राहुल शुड हैव स्टडीड। उनको बोलना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था यानी कि दे शुड हैव स्पोकन। उन्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था। दे शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। उनको समझना चाहिए था। दे शुड हैव अंडरस्टूड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिर से शुड हैव है। अब क्या है? सब्जेक्ट है, देन शुड हैव एन ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था। पास होना चाहिए, प्रेजेंट में पास होना चाहिए। आप बोलते हो ना कि तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास बंगला होना चाहिए, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यानी कि कुछ चीज होना चाहिए। आप एडवाइस दे रहे हो प्रेजेंट में, तो शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। हम बोलेंगे आपके पास किताब होनी चाहिए। यू शुड हैव अ बुक। यू शुड हैव अ बुक। दीपक के पास कलम होना चाहिए। दीपक शुड हैव अ पेन। चलिए आगे देखते हैं। रोहन के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहन शुड हैव। रोहन शुड हैव अ कंप्यूटर। रोहन शुड हैव अ कंप्यूटर। रोहन के पास कंप्यूटर होना चाहिए। रोहन शुड हैव कंप्यूटर। तुम्हारे पास कार होना चाहिए। तुम्हारे पास कार होना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होना चाहिए। यू शुड हैव अ कार। हमारे पास घर होना चाहिए तो हम कैसे बोलेंगे? हमारे पास यानी कि वी शुड हैव अ हाउस। हमारे पास घर होना चाहिए। वी शुड हैव अ हाउस। उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए। उसके पास यानी कि अगर आप बॉय की बात करें तो ही, गर्ल की बात करोगे तो सी। तो हम बोलेंगे ही शुड हैव अ फोन। उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए। ही शुड हैव अ फोन। अगर आपको बोलना हो आप रोहन के पास दिमाग होना चाहिए। रोहन शुड हैव नॉलेज। मेरे पास पैसे होने चाहिए। आई शुड हैव मनी। या फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे होना चाहिए। आई शुड हैव अ लॉट ऑफ। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। सो गाइस अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट वांट एंड ऑब्जेक्ट। ये वांट भी हो सकते हैं या फिर
वॉन्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर सॉरी एक मिनट, वॉन्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो तो वॉन्ट्स का यूज करना, फर्स्ट पर्सन या अगर प्लूरल की बात करो तो V1 यूज करना। जैसे हमारा प्रेजेंट डेफिनेट फॉलो होता है ना, सेम वैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, आई वॉन्ट सम वाटर। मुझे टिकट चाहिए, आई वॉन्ट अ टिकट। मुझे एक कलम चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन, मतलब मैं चाहती हूँ, ओके। मुझे एक नया फ़ोन चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू फ़ोन, ठीक है। नेक्स्ट, उसे मदद चाहिए, उसे मदद चाहिए तो हम बोलेंगे ही। चलिए सी, गर्ल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गर्ल की बात हो रही है ना, तो सी का यूज़ करते हैं। उसे मदद चाहिए, शी वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स हेल्प, उसे मदद चाहिए, शी वॉन्ट्स हेल्प। रोहन को नौकरी चाहिए तो हम बोलेंगे रोहन वॉन्ट्स अ जॉब, रोहन वॉन्ट्स अ जॉब, रोहन को एक नौकरी चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए तो हम बोलेंगे यू वॉन्ट मनी, तुम्हें पैसे चाहिए, यू वॉन्ट मनी। मुझे 100 रुपये चाहिए तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट 100 रुपीज़, आई वॉन्ट 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, 100 रुपये चाहिए। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट अ लैपटॉप, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हैज हैव, अभी जो हम लोगों ने यूज किया था उसके साथ गॉट टू यूज करना है। देन V1 एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये कोई काम करना ही है, ऐसे बोलते हैं। हमको ये घर खरीदना ही है, मुझे वहाँ जाना ही है, तुम्हें यहाँ आना ही है। मतलब कोई सेंटेंसेस में आप फोर्स दे रहे हो कि ये काम करना ही है, तो वहाँ पर गॉट टू का यूज कर सकते हो। जैसे हमको ये घर खरीदना ही है, किसी भी कीमत पर हमको ये घर खरीदना ही है। वी हैव गॉट टू बाय दिस हाउस, आपको इस वर्ष 12वीं का पेपर पास करना ही है। यू हैव गॉट टू पास 12th एग्जाम इन दिस ईयर, ओके। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे तुम्हें एक कार खरीदना ही है, तुम्हें एक कार खरीदना ही है, हम बोलेंगे यू have got to buy a car, you have got to buy a car, तुम्हें एक कार खरीदना ही है, you have got to buy a car। मुझे यह पुस्तक पढ़नी ही है, तो हम कैसे बोलेंगे I have got to read this book, मुझे यह किताब पढ़ना ही है, तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट टू रीड दिस बुक। पापा को अंग्रेजी का अखबार पढ़ना ही है, पापा को अंग्रेजी का अखबार पढ़ना ही है, तो हम बोलेंगे फादर हैज गॉट टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, पापा को अंग्रेजी का अखबार पढ़ना ही है, फादर हैज गॉट टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओके। नेक्स्ट है रोहन को यह पुस्तक लिखनी ही है, तो हम बोलेंगे रोहन हैज गॉट टू राइट दिस बुक, रोहन को यह किताब लिखनी ही है, रोहन हैज गॉट टू राइट दिस बुक, ओके। तो ये मतलब कोई काम आपको करना ही है, तो हैज हैव के साथ गॉट टू यूज कीजिए, देन V1 यूज कीजिए, ओके। चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट है
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू V1 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो इज एम आर, पास्ट की बात करो तो वर्स फॉर। ठीक है, तो ये चेंज हो सकते हैं। आपको गोइंग टू यूज करना, देन V1 ऑब्जेक्ट। गोइंग टू का मतलब होता है आप कोई काम करने वाले हैं। ठीक है, करने वाले हैं, आपने प्लानिंग की है, अभी जस्ट आप करने वाले हैं ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आपने प्लानिंग की है। जैसे मैं कार खरीदने वाला हूँ, यानी कि मैंने ये प्लानिंग कर रखी है कि मैं कार खरीदूंगी। ओके, तो यहाँ पर प्लानिंग शो कर रहा है कि आपने ये प्लान कर लिया है कि आप दिल्ली घूमने जाने वाले हैं, आप लाल किला देखने वाले हैं, आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, आपने प्लानिंग कर रखी है। अभी जस्ट ये काम करने वाले हैं ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आपने यहाँ पर प्लानिंग की रखी है। ठीक है, मैं कहानी लिखने वाला हूँ, यानी कि आपने ये प्लानिंग की है, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू राइट ए स्टोरी। मैं आपको पढ़ने वाली, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, पढ़ाने, तो ये मैंने प्लानिंग कर रखी। अब मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस करवाती हूँ, उसकी प्लानिंग मैं करके रखती हूँ ना, कितने बजे मुझे आना है, ये स्लाइड बनाना है, ये टॉपिक करवाना है, यानी कि मैं ये प्लानिंग करती हूँ। तो यहाँ पर गोइंग टू का यूज करेंगे। अगर तुरंत मैं ये काम करती ना तो उसके लिए अदर वर्ड का यूज होता। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू। नेक्स्ट, मैं चाय पीने वाला हूँ। ठीक है, इसकी प्लानिंग हो रखी है, चाय बनेगी उसके बाद पीऊंगा। ओके, तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेक टी। टेक टी, हैव टी, ड्रिंक टी, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेक टी। मैं किताब लिखने वाला था, पास्ट की बात करें तो was were। I was going to write a book। I was going to write a, मैं किताब लिखने वाला था, I was going to write a book। मैं क्रिकेट खेलने वाला था, मैं क्रिकेट खेलने वाला था, I was going to play cricket। मैं क्रिकेट खेलने वाला था, तो हम बोलेंगे आई वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है माँ खाना पकाने वाली होगी, फ्यूचर की बात कर दिए, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे मदर, फ्यूचर में विल भी लगता है, मदर विल बी गोइंग टू कुक फूड, जनरली विल बी का यूज नहीं होता, यानी कि फ्यूचर का ये सेंटेंस नहीं होता है। ओके, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जनरली अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ गए तो विल बी का यूज आप कर सकते हो फ्यूचर में। ओके, चलिए आगे। ये यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई काम प्लानिंग की है आपने कि ये काम करने वाले हो। अब आप देखो, अब बात करते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अबाउट टू V1 ऑब्जेक्ट। इसका भी मतलब होता है करने वाले हैं, लेकिन ये काम भी जस्ट आप करने वाले हो। जैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि जस्ट अभी पढ़ाने वाली हूँ। मैं चाय पीने वाली हूँ, यानी कि आप चाय पी रहे थे, मैंने उसी वक्त आपको कॉल कर दिया। अभी आपने चाय पी नहीं है, आप बस पीने के लिए ले जा रहे थे, तभी मैंने आपको कॉल कर दिया। मैंने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे मैं चाय पीने वाला हूँ, यानी कि ये प्लानिंग आपने नहीं किया, अभी पीने ही वाले हो, ये काम करने ही वाले हो। ओके, तो उसमें अबाउट टू का यूज कर देंगे। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज। क्लियर? जैसे मैं प्रोजेक्ट पूरा करने ही वाला हूँ, यानी कि ये जस्ट होने ही वाला है। ठीक है, आई एम अबाउट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। तुम यहाँ से भागने ही वाले थे, यू वर अबाउट टू रन फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट, मैं उसे मारने ही वाली थी, मैं उसे मारने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू बीट हिम। या फिर बीट हिम देखिए, पीटने के लिए वर्ड होता है बीट। ठीक है, पीटने के लिए वर्ड यूज करते हैं बीट। हीट का भी यूज कर सकते हो, बीट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मारना पीटना, बात तो यही हुआ है ना। आई वॉज अबाउट टू बीट हिम। हम तुमसे बात करने ही वाले हैं, यानी कि वी आर अबाउट टू टॉक टू यू। हम तुमसे बात करने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू टॉक टू यू।
वह यहाँ आने ही वाली है, वह यहाँ आने ही वाली है। सी इज अबाउट टू, सी इज अबाउट टू कम हियर, कम हियर। वह यहाँ आने ही वाली है, सी इज अबाउट टू कम हियर। मैं पढ़ने ही वाली थी, मैं पढ़ने ही वाली थी। तो आप कैसे बोलोगे? आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू रीड, आई वॉज अबाउट टू रीड। स्टडी का यूज़ भी कर सकते हो। देखिए, अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो तो रीड वर्ड का यूज़ करना, मतलब सिर्फ पढ़ रहे हो, लिख नहीं रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो तो रीड का यूज़ करना। अगर पढ़ लिख दोनों रहे हो तो वहाँ पर स्टडी का यूज़ करना, जहाँ पर लिखना और पढ़ना दोनों काम हो रहा। ठीक है, तो आई वॉज अबाउट टू रीड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देयर इज आर ऑब्जेक्ट। एम यूज नहीं होता है देयर के साथ। अगर आप सिंगुलर की बात करो तो इस, प्लूरल की बात करो तो आर। ठीक है, जैसे मेरे बगीचे में 2 बरगद के पेड़ हैं। ठीक है, यहाँ पर न पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पता नहीं चलता सब्जेक्ट क्या है, इसीलिए देयर का यूज होता है। तो मेरे बगीचे में 2 बरगद के पेड़ हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर 2 बनियान ट्री इन माई गार्डन। मेरे विद्यालय में 30 अध्यापक हैं। देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल, देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल। ओके, नेक्स्ट, नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, तो हम बोलेंगे देयर इज नो वाटर इन द रिवर। नदी में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। नेक्स्ट, वहाँ लड़के नहीं थे, वहाँ लड़के नहीं थे, पास्ट की बात कर रहे तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वर का यूज़ करेंगे। देयर वर, यहाँ पर प्लूरल है ना, लड़के प्लूरल है इसलिए वर का यूज़ करें। ठीक है, देयर वर नो बॉयज, देयर वर नो बॉयज देयर। ठीक है, वहाँ लड़के नहीं थे, देयर वर नो बॉयज देयर। यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, फ्यूचर में यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, तो बोलेंगे देयर will not be, there will not be trees here। यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, there will not be trees here। यहाँ पुल नहीं होगा, तो हम बोलेंगे there will not be a bridge here। ठीक है, यहाँ पुल नहीं होगा, there will not be a bridge here। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा ना तो there एज अ सब्जेक्ट के रूप में आप यूज कर सकते हो। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, वैसे ही पास्ट में सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए आर, वर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है V1 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, V1 एंड ऑब्जेक्ट का यूज कब करते हैं? जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बैठो, उठो, वहाँ जाओ, या खेलो, वो खेलो, ये करो, वो करो, मतलब आप किसी को आज्ञा देते हो, आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो कोई काम करने के लिए, यानी कि ये सेंटेंसेस है आज्ञा सूचक। यहाँ से वापस जाओ, आपका सेंटेंस होगा स्टार्टिंग V1 एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, गो बैक फ्रॉम हियर, यहाँ से वापस जाओ, गो बैक फ्रॉम हियर, गो आपका V1 है। उसे एक ईमेल भेजे, सेंड हिम होगा। ठीक है, सेंड हिम एन ईमेल, तो सेंड आपका V1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कृपया इसे ना खरीदे, कृपया इसे ना खरीदे, तो हम प्लीज का यूज करेंगे। कृपया यानी कि प्लीज, और ना यानी कि डोंट। प्लीज डोंट बाइट, ये नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव में तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में V1 और ऑब्जेक्ट हम लगा रहे थे, लेकिन जब नेगेटिव में आओगे तो डोंट V1 ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लीज डोंट बाय इट, कृपया इसे ना खरीदे।
नेक्स्ट है कृपया पेज को रिफ्रेश करें, तो आप बोलोगे प्लीज रिफ्रेश, प्लीज रिफ्रेश द पेज। कृपया पेज को रिफ्रेश करें, तो आप बोलोगे प्लीज रिफ्रेश द पेज। इसे हमेशा याद रखें, इसे हमेशा याद रखें, हमेशा यानी कि ऑलवेज, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, जिसे हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अपना काम पूरा करो, आपने किसी को इंस्ट्रक्शंस दिया, अपना काम पूरा करो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो, कंप्लीट योर वर्क। वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ बैठो, सीट हियर, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, सो वहाँ सो, सीट स्लिप देयर। बड़ों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन करो, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, तो जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो, आज्ञा देते हो, तो वहां पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना। ओके, नेक्स्ट वही कॉन्सेप्ट है, बस अगर आप नहीं का जिक्र कर देते हो तो डोंट या डू नॉट का यूज करना, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे स्कूल मत जाओ, डू नॉट गो टू स्कूल या डोंट गो टू स्कूल। ओके, अपना नाम मत लिखो, डोंट राइट योर नेम या डू नॉट राइट योर नेम। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ही हमारा डोंट होता है, ठीक है, ये डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हमने डोंट का यूज कर दिया। चलिए थोड़ा सा सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे यहाँ मत खेलो, आपने बोला यहाँ मत खेलो, तो आप बोलोगे डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, डोंट प्ले हियर। ओके, अगर आपको बोलना हो यहाँ धूम्रपान ना करे, यहाँ धूम्रपान ना करे, तो आप बोलोगे डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर। यहाँ धूम्रपान ना करे, डोंट स्मोक हियर। अपना समय बर्बाद मत करो, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करे, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, किसी को गाली मत दो, तो हम क्या बोलेंगे? किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। ऐसे ही वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। इस वीडियो को मत देखो, डोंट वॉच दिस वीडियो। नहीं, आपको वीडियो देखना है तभी तो आप सीखोगे, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही उसके साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद हिम। मेरी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू मी। ऐसे आपको मेरी बात सुननी है, बस एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे ही अभी मत खेलो, डोंट प्ले राइट नाउ। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट मे, माइट, हैव प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट। मे माइट का पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मे लगता है आपका 50% की पॉसिबिलिटी पर, और माइट लगता है आपका 10 to 20% की पॉसिबिलिटी, यानी कि आपका माइट लगता है लेस पॉसिबिलिटी पर। आपके सेंटेंसेस में बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है, तब आप वहाँ पर माइट का यूज़ करोगे, और मे का यूज़ होता है मीडियम पॉसिबिलिटी में, मीडियम पॉसिबिलिटी में। ओके, जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, अब मैं यहाँ पर अपनी संभावना, अपनी पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, ठीक है। आपने ताजमहल देखा होगा, यू माइट हैव सीन द ताजमहल। अब मुझे पता नहीं है आप देखे हो या नहीं देखे हो, तो मेरा जो ये पूछने का जो भी सेंटेंसेस बोल रही हूँ उसमें मेरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है। आपने ताजमहल देखा होगा, या फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ शायद आपने ताजमहल देखा होगा, शायद ही आपने ताजमहल देखा होगा। बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सिचुएशन आपको समझना है। अगर आपको एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपको एकदम नहीं पता वो देखा है या नहीं, आप एकदम ना के बराबर सोच रहे हो कि नहीं वो नहीं देखा होगा,
है ना, तो एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, तब माइट का यूज करना। यू माइट हैव सीन द ताजमहल, ठीक है। सीता आपके बारे में जानती होगी, आपको हाँ ना में मतलब आपको 50% लग रहा है कि हाँ जानती है, और 50% नहीं लग रहा कि शायद नहीं जानती है, तो 50% का पॉसिबिलिटी है आपके सेंटेंसेस में, लग भी रहा नहीं भी लग रहा, मतलब हाफ हाफ है। तब आप बोल सकते हो सीता में हैव नोन अबाउट यू, ठीक है। सीता आपके बारे में जानती होगी। वैसे चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो ये हमारा लास्ट है। जैसे उन्होंने आपको बताया होगा, अब मुझे नहीं पता कि आपको बताया है या नहीं बताया है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने आपको बताया होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, उन्होंने यानी कि दे, मैं बोलूँगी दे। अगर मेरी एकदम लेस पॉसिबिलिटी है तो मैं माइट का यूज़ कर दूँगी, दे माइट हैव V3, बताना यानी कि टोल्ड यू, तुम्हारा सेंटेंस हो गया दे माइट हैव टोल्ड यू, उन्होंने आपको बताया होगा। नेक्स्ट है तुमने ऐसा बोला होगा, अब मेरी 50% की पॉसिबिलिटी है, 50% की, ठीक है। शायद में 50% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं ये सेंटेंस बोलूँगी तुमने ऐसा बोला होगा, यू मे हैव स्पोकन लाइक दिस, तुमने ऐसा बोला होगा, यू मे हैव स्पोकन लाइक दिस, ठीक है। यू मे हैव स्पोकन लाइक दिस, तुमने ऐसा बोला होगा। 50, मैंने एक दो बार आपको बोलते हुए सुना है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपने बोला होगा, तो यहाँ पे मेरी 50% की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपने ये लिखा होगा, यहाँ पे मेरी 50% की पॉसिबिलिटी शो करी है, तो मे का यूज करूंगी, मैं बोल दूंगी यू मे हैव रिटन दिस, तुमने ये लिखा होगा या आपने ये लिखा होगा, यू मे हैव रिटन दिस। नेक्स्ट है उसने मुझे फ़ोन किया होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देखना। अगर आपकी सेंटेंसेस लगते हैं कि ये आपका लेस पॉसिबिलिटी है, आपकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से यूज़ करने, मेरे बोलने पे नहीं, ये जब बोलोगे ना तो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप लेस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो माइट, अगर 50% की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो मे, हैव का यूज करना और V3 यूज करना, ओके। तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज की ये क्लास हमारी बस यहीं तक रही, मैंने ये सारी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को कवर करवा दिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। हम लोगों ने लगभग 16 स्ट्रक्चर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर से अगर आप 20, 30, 50, 100 सेंटेंसेस बनाते हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पीकिंग में ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बोलते वक्त आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, तो आप इसे बोल बोल के ज़रूर प्रैक्टिस करना, और इससे 2000 प्लस सेंटेंसेस बनाने की कोशिश बिल्कुल करना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इंग्लिश बोलोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इंग्लिश नहीं बोलोगे। बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो प्रैक्टिस जमकर करनी पड़ेगी, ओके। तो आज की क्लास कैसे लगी, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स और भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, छोटे छोटे, जो हमारे स्पोकन में बहुत ही हेल्प करते हैं, ओके। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अंग्रेजी बोल पाए और आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर पाए इंग्लिश में, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।